नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका नौ के बाद में। मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे। भारतीय वायुसेना की रीढ़ कहा जाने वाला MiG-21 एयरक्राफ्ट शुक्रवार को रिटायर हो गया। चंडीगढ़ एयरबेस में फाइटर जेट को अंतिम विदाई दी गई। आज से विमान की सेवाएं आधिकारिक तौर पर खत्म हो गई है। विदाई समारोह में एयरफोर्स चीफ AP सिंह ने 23 स्क्वाड्रन के जेट के साथ आखिरी उड़ान भरी। स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा ने भी फ्लाई पास्ट में हिस्सा लिया। 1963 में एयरक्राफ्ट चंडीगढ़ में ही वायुसेना में शामिल हुआ था। 62 साल की सर्विस के दौरान सुपरसोनिक MiG-21 ने 1965 के भारत पाक युद्ध, 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम, 1999 के कारगिल युद्ध और 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये भारत का पहला सुपरसोनिक जेट था, यानी ये आवाज की गति में 332 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उड़ान भर सकता था। अब इसकी जगह तेजस ICA Mark 1A को शामिल किया जाएगा। MiG-21 के रिटायरमेंट समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के प्रमुख समेत रक्षा मंत्रालय के कई अधिकारी मौजूद रहे। तो MiG-21 को लेकर जो हमारी सफलता की कई ऐसी ऐतिहासिक कहानियां हैं जो MiG-21 से जुड़ी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है, अगर आपको MiG-21 के बारे में बताएं तो ये आज उसकी जो है वो आखिरी उड़ान थी। CDS भी वहाँ पर शामिल थे। ये 21 फाइटर जो है वो जेट थी जिन्होंने पिछले करीबन 6 से 7 जो भी हमारे बड़े युद्ध हुए हैं उसमें प्रमुख भूमिका निभाई। एयरफोर्स चीफ ने इसकी अंतिम उड़ान की सवारी की। 62 साल तक सेवाएं हमें MiG-21 की मिलती रही। इस बीच में हालांकि कई दुर्घटनाएं भी हुई और कई बार सवाल भी उठे MiG-21 की बनावट को लेकर, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर। लेकिन यही वही MiG-21 है जिसने उन्हें 1965, 1971 और कारगिल जंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए। जब भी हमारी थल सेना दुश्मनों के सामने कमज़ोर पड़ी तब MiG-21 का इस्तेमाल किया गया और MiG-21 ने तब हमेशा एक संकट मोचन की भूमिका निभाई। आपको याद होगा कारगिल में जब सबसे ऊंची पहाड़ी पर हमारे जवान फंसे हुए थे तो उस समय पाकिस्तान के हमलों को नाकाम करने के लिए MiG-21 ने ही सबसे बड़ी जो है वो भूमिका निभाई थी। तो आपको बता दें आज चंडीगढ़ एयरबेस से आखिरी उड़ान उसके भरकर जो है एयरफोर्स चीफ ने अंतिम विदाई दी। पहला सुपरसोनिक जेट जो है भारत का वो था MiG-21। 1965 में भारत पाक जब युद्ध हुआ था तो सबको याद होगा सबसे पहले जो है इसकी शुरुआत हुई थी और उसी समय इसकी लॉन्चिंग की गई थी। उसके बाद से लगातार भारतीय वायुसेना की कमान अगर किसी ने संभाली MiG-21 सबसे प्रमुख हथियार। इस बीच में तेजस, ब्रह्मोस, तमाम तरह के हमारे पास हथियार आए, लेकिन MiG-21 लगातार अपनी भूमिका कारगर साबित करता रहा। और तो और 2025 के ऑपरेशन सिंदूर में भी MiG-21 की जो भूमिका थी वो काफ़ी अहम भूमिका मानी गई। 2019 के बालाकोट स्ट्राइक में भी इसने MiG-21 के तमाम जो विमान हैं उन्हें ही एयर स्ट्राइक का जो है वो सबसे पहले पायलटिंग सिस्टम बनाया गया था। और मुक्ति संग्राम आप देखिए 1971 में 65 के बाद जब 65 में इसकी सफलता का हमें अंदाज़ा हुआ तो 1971 के बांग्लादेश के सामने जब मुक्ति संग्राम हुआ तब भी MiG-21 ने जो है वो दुश्मनों के दांत खट्टे किए। इसके बाद 1999 के करगिल युद्ध में भी MiG-21 ने ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर हमारे डटे थल सेना के जवानों को वहाँ पर जो है वो सबसे पहले मारक क्षमता से उन्हें सुरक्षा प्रदान की। जब जब थल सेना संकट में आई तब MiG-21 ने जवानों को सुरक्षा कवच प्रदान किया। ये सबसे बड़ी बात, खासियत इसकी ये रही। और सबसे बड़ी बात ये रही कि जितने भी हमने अभी तक 7 जो बड़े युद्ध किए हैं उसमें सबसे पहला हमारा जो अस्त्र होता था वो होता था MiG-21। इसके बाद तमाम जो हैं वो वायुसेना के बेड़े में शामिल होते रहे हैं। तेजस आए, ब्रह्मोस आए, इसके अलावा जो है यूनस आए, ये तमाम 6 से 7 जो है MiG आते गए और एडवांस होते गए। लेकिन MiG-21 की क्षमता के अनुसार क्योंकि प्रति सेकंड 332 मीटर, आप समझ सकते हैं क्षमता क्या थी। इसके अलावा मालवाहक क्षमता की बात करें हम तो कम से कम 65 टन के वजनी जो है वो उसमें मालवाहक हम भर सकते थे। यानी हथियारों की जो सप्लाई MiG-21 के द्वारा की जा सकती थी वो सबसे पहली हमारी सफल जो मिसाइल सिस्टम जो बनी, मारक क्षमता जिसने बढ़ाई मिसाइलों की, वो थी MiG-21। 1965 से लगातार हमें MiG-21 की जो है वो सेवाएं मिलती रही है। और सबसे बड़ी बात ये रही कई बार 1965 के बाद कई बार हमने इसका इस्तेमाल किया, लेकिन
जब बीच में कई बार युद्धाभ्यास के दौरान मिग-21 दुर्घटनाग्रस्त हुए तो राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो कई बार सवाल भी उठे, ऑपरेटिंग सिस्टम को सवाल उठे, स्टेल्थ सिस्टम को सवाल उठे, इसके अलावा भारत क्षमता को लेकर सवाल उठे, तकनीकी बनावट को लेकर सवाल उठे, तमाम सवाल उठे, लेकिन लगातार मिग-21 सफलता की कहानियां हर युद्ध में, युद्ध दर युद्ध, चाहे 65 की बात कर ले, 71 की बात कर ले, फिर उसके बाद हम 99 करगिल की बात कर ले, और अभी हाल ही में संपन्न हुए ऑपरेशन सिंदूर की बात कर ले। जब जब पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो या फिर कहीं भी दूसरी देश हो, जब जब हमें ज़रूरत पड़ी है दुश्मनों के दांत खट्टे करने की, तब तब मिग-21 की सेवाएं हमने ली और मिग-21 हमेशा मैदानी स्तर पर सफल साबित हुआ। न केवल सफल बल्कि गेम चेंजर भी साबित हुआ था। और उस समय पाकिस्तान की तरफ से ये बयान भी आया था कि मिग-21 के चलते भारत अब काफ़ी मजबूत हो चुका है। इस चीज़ को हमें भूलना नहीं चाहिए। तो लगातार हादसे होते रहे, लेकिन मिग-21 को लेकर कभी भी संदेह के बादल ये नहीं रहे कि अगर इसका इस्तेमाल किया गया तो हमें ये मालूम था कि सफलता हमें हासिल होनी है। मिग-21 उस काबिलियत के साथ बनाया गया था, उस टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया था, उन तमाम क्षमताओं को जो है वो मिग-21 में शामिल किया गया था, चाहे वो वेट के मामले में कह लें, भार उठाने के मामले में, चाहे स्पीड के मामले में कह लें, चाहे इसकी बॉडी की बनावट के मामले में कह लें। कभी भी कहीं भी दुश्मनों के क्षेत्र में मिग-21 जो है वो मार गिराया नहीं गया। जब भी मिग-21 के हादसे हुए वो केवल और केवल युद्धाभ्यास के दौरान ही हुए। तो तमाम जो चीज़ें हैं, जैसे कि F-16 जो अभी तक चाइना का, जिसे सबसे मजबूत जो है वो माना जाता था पाकिस्तान की तरफ से, उस F-16 को मार गिराया था मिग-21 ने। आपको याद होगा जब अभिनंदन, कैप्टन अभिनंदन जो है एयरफोर्स से, जब उन्हें जो है पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया था, तब वो मिग-21 पर ही सवार थे। और F-16 चाइना की, जिसे अब तक पाकिस्तान का सबसे घातक हथियार माना जाता था, उसे मिग-21 ने बर्बाद किया था और उसके पूरे परखच्चे उड़ा दिए गए थे। बात करते हैं ट्रम्प टैरिफ की। आयात में अभी ट्रम्प टैरिफ की मार जो है भारत उससे उबर ही नहीं पाया है कि अब अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाइयों पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ये टैरिफ 1 अक्टूबर 2025 से लागू होंगे और टैक्स उन कंपनियों पर नहीं लगेगा जो अमेरिका में ही दवा बनाने के लिए प्लांट लगा रही हैं, बल्कि भारत पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहले ही 50% जो टैरिफ लगाया है और टैरिफ 27 अगस्त से लागू हो चुका है। कपड़े, जेम्स, ज्वेलरी, फर्नीचर, सी फूड जैसे भारतीय प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट इससे महंगा हो गया। अब दवाइयों की बात करते हैं। दवाइयों को इससे बाहर रखा गया था, लेकिन अक्टूबर से ट्रंप ने ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाइयों पर 100% टैरिफ का ऐलान किया है, सिवाय उन कंपनियों के जो अमेरिका में अपना दवा बनाने वाला प्लांट लगा रहे हैं, उन्हें इसमें बाहर रखा गया है। इसका मतलब या तो आप अमेरिका के अंदर प्लांट लगाएं और वहाँ पर जो है तमाम जो उनकी रियल्टीज़ हैं उनका पालन करें, उनका भुगतान करें, या फिर आपको 100% टैक्स देना पड़ेगा, टैरिफ देना पड़ेगा। तो आप बता दें, जो दवा सेक्टर को इससे बाहर रखा गया था, अब 1 अक्टूबर से उन पर 100% ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाइयों पर ये लागू होगा। भारत में कुछ ही घंटों में इस ऐलान के बाद 74,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, क्योंकि टैरिफ की घोषणा के बाद ही तमाम आयात निर्यात पूरी तरह से ठप पड़ गए और शेयर जो थे उन कंपनियों के वो मुंह के बल आ गिरे। सबसे बड़ी बात यह रही कि अभी तक दवाओं के सेक्टर को ट्रंप ने छुआ नहीं था, लेकिन ये एक नई घोषणा जो है भारत को एक खिलाफ होने की है और 30% दवाएं, आपको बता दें अमेरिका को 30% दवाएं भारत के द्वारा एक्सपोर्ट किया जाता है। भारत की फार्मा कंपनियां हैं, जिसमें करीबन 1 दर्जन ऐसी फार्मा कंपनियां हैं जिनकी जो आयात की जो मात्रा है वो 30 से 40% है। उनकी जो है उन्हें खासा नुकसान हुआ है 1 अक्टूबर से, जैसे ही ये घोषणा हुई है कि 100% ब्रांडेड और पेटेंट दवाइयों पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। उन कंपनियों के शेयर को काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ और समझ सकते हैं कुछ ही सेकंड इस ऐलान के बाद 74,000 करोड़, आप समझ सकते हैं, इस अनुमान लगा सकते हैं कितना बड़ा नुकसान
फार्मा कंपनियों को, भारत की फार्मा कंपनियों को, जिनकी करीबन करीबन 1 दर्जन जो बड़े फार्मा कंपनियां हैं, उन्हें नुकसान हुआ है। हालांकि देखिए, इसमें कूटनीति देखिए, उन दवाओं को, उन कंपनियों की दवाओं को जो है इसमें 100% टैरिफ से अलग रखा गया है, जिन्होंने या तो वो अमेरिका में निर्माण कर रहे हैं अपनी दवाइयों का, या फिर वहाँ पर प्लांट लगाने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि जो उनके रॉयल्टीज़ होती है, इसके अलावा जो उनके तमाम टैक्सेस होते हैं जो अमेरिका को भुगतान करना होता है, उनका अमेरिका को नुकसान न हो, इसलिए उन्हें इस टैरिफ से अलग रखा गया है। तो आप बता दें, ये दोहरी नीति एक बार फिर सामने आई है। और अब बता दें, उन कंपनियों के, बड़े कंपनियों के नाम आपको बताएं जिनके खिलाफ ये जो पूरे मामले जो है वो लगे हुए हैं, जो भारत की नामी कंपनियां हैं, जिनका हजारों करोड़ का जो है वो आयात निर्यात पर जिनकी जो है वो रखी थी। आप देख सकते हैं, जैसे फार्मा कंपनी आप देखिए, सन फार्मा वो है जो प्रति सेकंड 1000 करोड़ की दवाइयों का निर्माण करती है। उसे देखिए नुकसान हुआ है 19,374 करोड़ का। देखिए आप, उनका मार्केट कैप जो है वो 37,000 से लुढ़क कर 39,000 से लुढ़क कर सीधा 37,1228.4% पर आ चुका, यानी 19,374 करोड़। डिविस लैब सीधे 5,468 करोड़ का। आप समझ सकते हैं, ये महज कुछ सेकंड में हुआ। जैसे ही घोषणा हुई उसके बाद कुछ सेकंड में ही इनके जो शेयर हैं, निफ्टी है, वो धड़ाम के गिरे हैं, मुंह के बल गिरे हैं, और तुरंत सारे सप्लाईज और सारे जो हैं वो मुहाज बंद हो गए कुछ सेकंड के भीतर। देखिए, सिप्ला भारत की सबसे जो है वो एंटीसेप्टिक, अगर मान लो देखे जाए तो उसमें सिप्ला का कोई जोड़ नहीं माना जाता एंटीबायोटिक के मामले में, उसे 2,810 करोड़ का नुकसान। इसी प्रकार जो डॉक्टर रेड्डीज़ की दवाइयाँ हैं, 2,461 करोड़ का नुकसान। मैनकाइंड फार्मा 3,223 करोड़। इसके अलावा जायड्स लाइन फेस्टिवल को 3,557 करोड़ का नुकसान महज कुछ सेकंड में इस घोषणा के बाद हुआ है, जिससे कि ये माना जा रहा है कि अभी तक 64,000 करोड़ में अनुमान था, लेकिन अब तमाम जो है वो लगातार इसके जो आंकड़े हैं वो प्रति सेकंड के हिसाब से बढ़ रहे हैं। आप देखिए, ल्यूपिन लिमिटेड 2,217 करोड़, एल्कम लिमिटेड, तमाम वो दवाइयाँ हैं, चाहे वो आसरल लिमिटेड, ये तमाम वो दवाइयाँ हैं जिन्हें कुछ ही सेकंड के भीतर जो उनके कैप हैं, जो उनके शेयर है, इनके जो उनके एमआईज हैं, उन्हें हजारों करोड़ में नुकसान हुआ है। आप समझ सकते हैं 19,000 करोड़ का नुकसान कुछ सेकंड में अगर होता है मार्केट कैप को लेकर, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा नुकसान। किसी भी कंपनी का नुकसान 1000 के आंकड़े से कम नहीं है। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इन कंपनियों को थोड़ी ही देर में कितने ज़्यादा नुकसान से भुगतना पड़ा, कितने ज़्यादा नुकसान से गुजरना पड़ा है। ये तमाम वो दवाइयाँ हैं जो जेनरिक दवाई मानी जाती हैं और भारत में जिनका हर दूसरे सेकंड में इस्तेमाल होता है। ये वैसी जेनरिक दवाइयाँ हैं जिनका हर दूसरे सेकंड में इस्तेमाल होता है। और कुछ इससे जुड़ी हुई जानकारी आपको और देते हैं कि किस तरह से इनका जो इस्तेमाल होता है, किस तरह से किन कंपनियों को इनसे जो है वो सीधे लाभ पहुँचता है और किन कंपनियों को सीधे जो है वो नुकसान होगा। ओरिजिनल दवाई होती है, ब्रांडेड या पेटेंट होती है, जिसमें किसी तरह का जो है कॉम्बिनेशन जो है वो किसी और पेटेंट का यूज़ नहीं किया जाता है। खोज किसी भी फार्मा कंपनी ने रिसर्च और भारी व्यवहार की मात्रा के बाद होती है, इसलिए इन्हें भारत सरकार भारत सरकार से पेटेंट कराते हैं अपनी दवाइयों को, क्योंकि ये इनके ही रिसर्च होते हैं और अपनी पेटेंट दवाइयाँ, अपने जो फॉर्मूले होते हैं, अपने जो कॉम्बिनेशन होते हैं, वो कोई भी दूसरी कंपनी इस्तेमाल नहीं कर सकती, या फिर उन दवाइयों के लिए भी किसी दूसरी कंपनी का फॉर्मूला आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। रिसर्च, डेवलपमेंट, R&D को वसूलने के लिए इनकी कीमत ज़्यादा होती है। हालांकि जेनरिक दवाओं के कारण इन्हें जो है कुछ बाध्यता होती है दामों को लेकर, उन दामों की बाध्यता ये पालन करते हैं। और ख़ास तौर पर जैसे कि हमने बताया, सन फार्मा, सिप्ला हैं जो एंटीबायोटिक और जो है वो जेनरिक दवाइयाँ बनाती हैं, उनकी कीमतें काफ़ी कम हो जाती हैं भारत सरकार के नियमों के मुताबिक। लेकिन उसके बावजूद जैसे कि हमने बताया कि हर दूसरे सेकंड में ये दवाइयाँ यूज़ की जाती है, इसलिए इनकी बिक्री, इनके आयात लाखों में, निर्यात जो है लाखों, करोड़ों, हजारों की संख्या में होती है। और जेनरिक दवाइयों का आपको बता दें कि ये सस्ती की जाती है, क्योंकि भारत सरकार के नियम है, काफ़ी सारे को जो है वो अनुपालन करने पड़ते हैं उन्हें, इसलिए उनकी पेटेंट की अवधि जो है समाप्त होने के बाद बनाई जाती है, ताकि कीमतों को लेकर उसका बैलेंस बनाया जा सके। उनके रासायनिक नाम से जाना जाता है, उनके फॉर्मूले के नाम से जाना जाता है, जो कॉम्बिनेशन उसमें यूज़ किए जाते हैं उनके जो है उसके हिसाब से उसे जाना जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि इन्हें जो है उनके रंग और उनके
एक्टिविटीज़ नेम से भी जाना जाता है कि आखिर ये जिसकी चीज़ के लिए यूज़ होती है उस एक्टिविटीज़ के नेम से भी जाना जाता है, उनके नाम से जाना जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि पेटेंट और ब्रांडेड इसलिए होती है क्योंकि ये खुद के फॉर्मूले से, खुद के रिसर्च के अनुसार ये दवाइयाँ ईजाद की जाती है और इसलिए उन्हें वो कंपनियाँ अपने नाम से पेटेंट करा लेती है ताकि कोई भी दूसरी कंपनी उनके फॉर्मूले को उपयोग ना कर सके अपने नाम से। बात करते हैं नक्सलियों के अर्बन नेटवर्क की। रायपुर के चंगोरा भाठा इलाके से नक्सली पति पत्नी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस और इंटेलिजेंस की संयुक्त कार्रवाई में ये सफलता मिली है। जानकारी ये कहती है कि नक्सल पति पत्नी का नाम जग्गू उर्फ रमेश कुरसम और कमला कुरसम है। मूल रूप से ये बीजापुर गंगालूर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। वर्तमान में डीडी नगर थाना क्षेत्र के चंगोरा भाठा इलाके में रह रहे थे। पुलिस के मुताबिक रमेश कुरसम कई बड़े अफसर के घर ड्राइवर और गार्ड की नौकरी भी कर चुका है। दोनों ने इलाज का बहाना बनाकर फर्जी आधार कार्ड के जरिए किराए पर मकान लिया और कई सालों से शहरी नेटवर्क के जरिए नक्सली गतिविधियों में भी सक्रिय थे। आरोपियों के घर से पुलिस को कोई अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं, लेकिन इन्हें अभी पुलिस रिमांड में जब पूछताछ की गई है तो कई अहम खुलासे हो रहे हैं। कमला को, पत्नी उनकी जो है, उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है, लेकिन पुलिस का ये मानना है कि इनसे लगातार जब पूछताछ होगी तो एक बड़े अर्बन नक्सल नेटवर्क का खुलासा होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि करीबन 6 से 7 सालों से ये यहाँ पर रह रहे थे चंगोरा भाठा इलाके में। आधार कार्ड भी इनका फर्जी था। इसके अलावा कई अफसरों के यहाँ ये नौकरी भी कर रहे थे। कहीं गार्ड की नौकरी कर चुका है, कहीं पर ड्राइवर की नौकरी कर चुका है। इसके अलावा ठेकेदारों के साथ भी ये नौकरी कर चुका है। तो आपको बता दें, लगातार अर्बन नेटवर्क जो है उस पर न केवल जंगली नेटवर्क, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में एक नक्सलवाद के खात्मे का जो अभियान चलाया जा रहा है, मार्च 2026 तक जो मियाद तय की गई है कि तब तक छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश से नक्सल नेटवर्क का सफाया किया जाना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह मियाद तारीख जो है वो तय की है। उसके मुताबिक अब केवल जंगल ही नहीं बल्कि शहरी नेटवर्क को भी जो है ध्वस्त करने में जुटी हुई है पुलिस। और इंटेलिजेंस को ये बड़ी सफलता कल मिली जब राजधानी रायपुर के चंगोरा भाठा में पिछले 6 से 7 सालों से नाम बदल कर रह रहे इस दंपति को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। बड़ी बात ये थी, अपने बचाव के लिए ये अफसरों के घर गार्ड और ड्राइवर की नौकरी खोजता था ताकि उस पर जो है वो एक सुरक्षा बनी रहे, उसे शह मिलता रहे कि अगर किसी को उसमें उसकी पहचान उजागर होती है तो इन अफसरों के जरिए बच सके। लेकिन बड़ी बात इसमें यह भी है कि जिस तरह से ये नक्सल नेटवर्क में सक्रिय थे, ये माना जा रहा है जैसे कि पहले भी राजधानी में, चाहे हम बात करें फंडिंग की बात कर लें, हथियारों की सप्लाई की बात कर लें, इसके अलावा कई ऐसे, अब राजधानी रायपुर में ही जो है इनका एक ऑफिस मिला था जहाँ पर फैक्स के जरिए जो है इनके कम्युनिकेशन होते थे। ऐसे कई नेटवर्क से ये जुड़ा हुआ था और शहर में रहकर इन कामों को आसानी से अंजाम देता था। अब आपको बताएं, नक्सल नेटवर्क के ऊपर ये करीबन 18वीं बार है जब प्रहार किया गया है। हरियाणा के रोहतक से मिलिंद नाम के युवक की गिरफ्तारी हुई थी। प्रियांशु कश्यप के नाम से उसने अपना आईडी बना रखा था, दरभा क्षेत्र का रहने वाला था, लेकिन ये वहाँ रहकर पढ़ाई के बहाने नक्सल नेटवर्क का काम किया करता था, जिसे कि हरियाणा पुलिस ने 1 अगस्त 2025 को गिरफ्तार किया गया था। कॉलेज में बाकायदा इसने फर्जी नाम से एडमिशन भी ले रखा था और वहाँ पे युवाओं की एक पूरी फौज तैयार करता था जिन्हें बाद में ट्रेनिंग के बहाने नक्सल नेटवर्क में धकेला जाता था। अब 10 जून 2025 की बात करें, प्रकाश सोनी नाम के युवक को गिरफ्तार किया गया था, जिसे कि हैंडलर बताया जाता था फंडिंग का। जो तमाम जो नक्सलियों को फंडिंग होती थी उसका हैंडलर था प्रकाश सोनी। तो इसके उसी फंडिंग के माध्यम से ये युवक हथियारों की सप्लाई करता था। जगदलपुर से लेकर दिल्ली तक इसका नेटवर्क जुड़ा हुआ था और परिवहन संघ की मदद लेकर ये युवक भारी भरकम ऑटोमेटिक हथियारों की सप्लाई वहाँ पर जंगल में बैठे हुए नक्सलियों को करता था। जब इसकी गिरफ्तारी की गई
तो काफी मात्रा में ऑटोमेटिक हथियार और बारूद बरामद किया गया। चौबीस दिसंबर 2018 को एन मूर्ति उर्फ वेंकट रिटायर्ड एसडीओ था, इसे गिरफ्तार किया गया। ये केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, आसपास के 6 राज्यों में नक्सली नेटवर्क को फैलाने का काम किया करता था। लगातार सरकारी नौकरी में रहा, शासकीय नौकरी करते रहा और शासकीय नौकरी के माध्यम से ही ये एसडीओ के पद में पहुंचा, प्रमोट होते हुए। लेकिन पूरे अपने कार्यकाल के समय ये नक्सलियों का सप्लायर बना रहा और वहाँ से लगातार सामान सप्लाई करते रहा अपने पद का उपयोग करके। जब रिटायर्ड हो गया तब इसके खिलाफ सबूत मिले और इसे अरेस्ट किया गया। इसके बाद तुरंत जुलाई में इसी की निशानदेही पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उसके साथ में 2 युवक और गिरफ्तार किए गए जो शहरी नेटवर्क चलाते थे। अरुण अग्रवाल और बलराम नायक की गिरफ्तारी हुई, जिनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार और दस्तावेज बरामद हुए। 24 मार्च 2020 को इससे पहले कांकेर में शहरी नेटवर्क का खुलासा हुआ था। 5 लोग गिरफ्तार किए गए थे, जिसमें 2 कॉलेज के युवक भी थे जिन्होंने फर्जी नाम लेकर एडमिशन ले रखा था ताकि उन पर किसी तरह का संदेह ना हो। राजनांदगांव के ठेकेदार के रूप में जो है वो काम करते थे और इसमें यूपी और मध्य प्रदेश से लोगों को लाकर शामिल किया गया था। 2 साल से नक्सलियों को न केवल हथियार बल्कि तमाम जरूरी चीज़ें मुहैया करा रहे थे। इसके पहले अगर हम बात करें तो 2008 में राजधानी रायपुर से एक ट्रैवल संचालक समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें नक्सली कमांडर गुडसा उसेंडी की पत्नी मालती को भी गिरफ्तार किया गया था। इसके साथ ही एस प्रिया को गिरफ्तार किया गया था राजधानी के गर्ल्स हॉस्टल से। और ये माना जा रहा था कि यहाँ पर ये रहकर नक्सलियों को एक ऑफिस चलाते थे जहाँ पर सारा कम्युनिकेशन होता था, फैक्स आते थे, यहाँ पर फंडिंग आती थी यहाँ पर, और 3 जगह इन्होंने ऑफिस खोल रखा था। पुलिस ने इन्हें राजनांदगांव में हुई छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था और इसमें जो सहयोगी थे प्रफुल्ल झा, मालती जो कि गुडसा उसेंडी की पत्नी बताई जाती है, और उसके साथ ही मीना चौधरी जो कि सेक्रेटरी बताई जाती है। इसके अलावा केएस प्रिया, प्रफुल्ल झा के बेटे प्रतीक झा, सिद्धार्थ शर्मा, दयाराम साहू, ये तमाम वो लोग थे जो न केवल हथियार बल्कि यहाँ पर जो हैं वो फंडिंग करते थे। इसके अलावा नक्सलियों की वर्दी काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ पर बरामद हुई थी। तो आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की तमाम खबरों और न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप बने रहिए iNews 24/7 के साथ।